हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करेंगे। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। फर्स्ट पार्ट है n इज इक्वल टू 4 एंड स्पिन क्वांटम नंबर इज -1/2। सो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला है। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच मीन्स n की वैल्यू पता है तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। और जो फॉर्मूला है विच इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2n स्क्वेयर। सो इस फॉर्मूले में आप n की वैल्यू पुट करें, आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सो 2 इंटू n की वैल्यू है 4, तो 4 इंटू 4 16, और इसको सॉल्व करके आएगा 32। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आए n इज इक्वल टू 4 में 32, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर इज इक्वल टू है -1/2, विच मीन्स आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं वही निकालने हैं। तो हमारे पास टोटल 32 हैं, विच मीन्स जो 16 एटम है वो क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे और जो बाकी बचे 16 वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने आ गए? 16, जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे। सो आंसर इज 16। नाउ इसका सेकंड पार्ट में हमें n की वैल्यू गिवन है 3, जो l की वैल्यू है वो है हमें गिवन 0। सो n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0, तो l की वैल्यू 0 का मतलब है इसका डेजिग्नेशन होगा s। सो इसका ऑर्बिटल जो बनेगा वो बनेगा 3s, और s के पास कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन लेने की। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कंटेन्स इज इक्वल टू 2। सो टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने आ गए? 2। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 32, शो द सर्कमफ्रेंस ऑफ बोहर ऑर्बिटल फॉर द हाइड्रोजन एटम is an integral multiple of the de Broglie wavelength associated with the electron revolving around the orbit। सो इसमें हमें प्रूव करना है जो सर्कमफ्रेंस होता है बोहर ऑर्बिट का। सो सर्कमफ्रेंस कितना होता है? ऑर्बिट जो होता है वो सर्कुलर होता है, तो उसका सर्कमफ्रेंस, उसका रेडियस r है, तो उसका सर्कमफ्रेंस जो होगा वो आएगा 2πr इज इक्वल टू, वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ विच मीन्स n इंटू लैम्डा। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। सो इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम इसमें दो इक्वेशन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट बोहर थ्योरी का यूज़ करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी जो एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस। सो mv इंटू r इज इक्वल टू n इंटू h अपॉन 2π। ये हमें गिवन इक्वेशन थी, बोहर थ्योरी थी उसमें से निकल कर आई थी। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन जो लेंगे वो हम लेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन से। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। नाउ हम पुट कर देंगे mv की वैल्यू इन द इक्वेशन फर्स्ट। सो mv की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? दैट इज h अपॉन लैम्डा। सो mv की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पर पुट करेंगे हम, तो हमारे पास वैल्यू आएगी h अपॉन लैम्डा इंटू r इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। सो यहाँ से h और h कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास अब हम इसको शिफ्ट करेंगे। सो 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। सो हमारे पास प्रूव करके आ गया है जो सर्कमफ्रेंस होता है वो ऑर्बिट का, वो इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ wavelength। So this is the answer. Number 33, what transition in a hydrogen spectrum would have the same wavelength as in the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 for the helium plus spectrum। So helium plus जो यहाँ पर है वो हाइड्रोजन लाइक आयंस है। सो हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए, सो फॉर हीलियम प्लस, दिस इज द हाइड्रोजन लाइक आयन, उसके लिए जो रिडबर्ग इक्वेशन होती है वो थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है और क्या बन जाती है? दैट इज 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r अपॉन 1 डिवाइडेड बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n2 का स्क्वायर इज इक्वल इंटू z स्क्वायर। सो यहाँ पर मॉडिफाई होकर क्या लग गया? z स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया फॉर द हाइड्रोजन लाइक आयंस। सो नाउ हम वैल्यूज पुट करेंगे n की, तो n1 जो होता है वो लेस देन होता है n2 से। सो हम पुट करेंगे 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, r को हम r ही रहने देंगे, दैट इज 1 अपॉन n1 का स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर इंटू z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? दैट इज 2, तो 2 इंटू 2 4,
नाउ हमारे पास कितना है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/λ इज इक्वल टू 3/4 इंटू आर। आर यहाँ पर कांस्टेंट हो। अब हम इसकी वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि हमें कंपेयर करनी है फॉर फर्दर सॉल्यूशन। सो नाउ हम हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे, अब रिडबर्ग इक्वेशन लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए। तो रिडबर्ग इक्वेशन क्या होती है हाइड्रोजन के लिए? फॉर हाइड्रोजन रिडबर्ग इक्वेशन होती है 1/λ आर इंटू 1/n1 का स्क्वेयर माइनस 1/n2 का स्क्वेयर। इसमें इंटू जेड स्क्वेयर नहीं करेंगे क्योंकि जेड की वैल्यू यहाँ पर 1 ही है, तो इंटू करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हमें क्या दिया है, हमें वेवलेंथ गिवन है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर इन दोनों की वेवलेंथ जो है वो सेम है। सो नाउ हमें पता लग गया यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो सेम है। सो इसका मतलब हमें ना इक्वेशंस कंपेयर करनी है। सो हम इक्वेशन इसको 1 दे देंगे और इसको 2 दे देंगे और हम अब इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करके हमें क्या मिला, आर आर, तो हमें वैल्यू मिली 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर होगा 3/4 के। सो नाउ हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे और n1 n2 की वैल्यू पुट करेंगे। बस आपको याद रखना है जो n1 होता है वो लेस देन होता है n2। सो n1 जो है हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे तो n1 की वैल्यू हम रखेंगे 1 और n2 की रखेंगे 2 और फाइंड आउट करेंगे क्या ये 3/4 के बराबर आता है या नहीं। तो जब आप इस वैल्यूज़ को रखेंगे तो ये पॉसिबली 3/4 के बराबर ही आएगा। सो n1 और n2 की वैल्यू क्या आई, दैट इज 1 and 2। इट मीन्स जो ट्रांजिशन हो रहा है वो हो रहा है 1 और 2 में। सो दिस इज द आंसर। नंबर 34, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। यहाँ पर आपको गिवन इक्वेशन है और आपको गिवन क्या है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन द ग्राउंडेड स्टेट इज 2.18 इंटू 10⁻⁻10 जूल एटम। सो हमें गिवन है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पर 18 है। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में होता है। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वेयर जूल पर एटम। लेकिन हमें यहाँ पर हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। तो हम जो हीलियम है वो हाइड्रोजन लाइक आयन है, तो उसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा और यहाँ पर इनटू हो जाएगा जेड स्क्वेयर। जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर है। सो एटॉमिक नंबर पुट करेंगे यहाँ पर हम हीलियम का। सो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन विच इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18। यहाँ पर माइनस भी होता है। यहाँ पर ये ऑर्बिट पे एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ना कि ट्रांसफ़र हम किया है, अभी यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं किया है इलेक्ट्रॉन। सो अब हम ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रॉन हीलियम का। सो डेल्टा ई फॉर हीलियम प्लस आयन। सो ये बेसिकली हाइड्रोजन लाइक आयन्स है। तो हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी का मीन होता है जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फानाइट शेल में, देन फॉल बैक करा टू द ग्राउंडेड शेल में। सो दैट इज ई इन्फिनिटी। जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी हीलियम की वो होगी ई इन्फिनिटी माइनस E1 और हमें E1 गिवन है। सॉरी यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो हमारे पास जो हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी है वो गिवन हो जाएगी। सो ई इन्फिनिटी का मतलब होता है 0, क्योंकि जब आप यहाँ पर ई इन्फिनिटी रखोगे तो ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। सो माइनस नो E1 के लिए हम पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू n इज इक्वल टू 1। सो माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वेयर। जेड पर यहाँ पर हम पुट करेंगे 2, क्योंकि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2। तो 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाई n स्क्वेयर। n कितना है यहाँ पर 1, सो 1। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी प्लस 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन की गिवन भी थी, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ कहाँ पर, इन्फानाइट शेल में, देन फॉल बैक कर गया टू द ग्राउंडेड शेल फॉर इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस। सो दिस इज द आंसर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 35, इफ द डायमीटर ऑफ द कार्बन एटम इज 0.15 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच इज प्लेस्ड
साइड बाय साइड इन द स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द लेंथ ऑफ द स्केल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। सो इसमें हमें निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और हमें गिवन क्या है, डायमीटर गिवन है और हमें लेंथ गिवन है। तो इसके लिए मैं आपको बेसिकली एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा, आप उससे नंबर ऑफ एटम्स या डायमीटर या लेंथ कुछ भी निकाल सकते हैं। सो फॉर्मूला है डायमीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय डायामीटर। सो आपको लेंथ गिवन है और डायमीटर गिवन है, तो नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के हम निकाल सकते हैं। सो कितने आएंगे, सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू लेंथ कितनी गिवन है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। इसको आप चेंज कर लें नैनोमीटर में, क्योंकि हमें नैनोमीटर में डायमीटर जो है वो हमें नैनोमीटर में गिवन है, तो आप चेंज करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 2 × 10⁸ नैनोमीटर। नाउ डायमीटर कितना है हमारे पास 0.15 नैनोमीटर। सो यहाँ से यूनिट कट होगी, तो हमारे पास इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आई दैट इज 1.33 × 10⁹। आप इसको जो भी लेंथ है डायमीटर है उनकी यूनिट सेम करें। सो यहाँ पर नैनोमीटर में था तो हमने क्या करा, लेंथ को भी नैनोमीटर में चेंज कर लिया, और सिंपली मैंने आपको फॉर्मूला बताया दैट इज नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय डायमीटर। इस फॉर्मूले से आप, अगर आपको किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तो आप डायमीटर निकाल सकते हैं। थैंक यू। नंबर 36, 2 × 10⁸ एटम्स ऑफ कार्बन आर अरेंज्ड साइड बाय साइड, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कार्बन एटम इफ इट्स लेंथ इज 2.4 सेंटीमीटर। सो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, आपको इसमें एटम्स गिवन है और आपको निकालना है रेडियस। सो क्या करें, आप इस फॉर्मूले में एटम्स पुट करें, लेंथ आपको गिवन है 2.4 सेंटीमीटर, उसको पुट करें और डायमीटर वहाँ से कैलकुलेट कर लें। अगर आपके पास डायमीटर आ गया तो आप वहाँ से रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये आपकी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह होगा, आप इसको खुद सॉल्व करें, अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 37, द डायमीटर ऑफ द जिंक एटम इज 2.6 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट रेडियस ऑफ द जिंक एटम देन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सो इसका फर्स्ट पार्ट है हमें रेडियस निकालना है और हमें दिया है डायमीटर, तो हमें सिंपली फॉर्मूला पता होता है, डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। सो यहाँ से रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे दैट इज 2.6 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1.3 एंगस्ट्रॉम। सो यहाँ पर हमें यूनिट जो है पिकोमीटर में बनानी है, तो आप इसको चेंज कर लें। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1.3 × 10⁻⁻10 मीटर। नाउ आप इसको चेंज कर लें पिकोमीटर में, पिकोमीटर का मतलब है हमें चेंज करना है 10⁻⁻12 में, तो जब इसको आप चेंज करेंगे आपके पास आएगा 130 × 10⁻12 मीटर। नाउ इस यूनिट को हम पिकोमीटर चेंज कर लेंगे तो 130 इज इक्वल टू पिकोमीटर। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें लेंथ गिवन है दैट इज 1.6 सेंटीमीटर, हमें डायमीटर गिवन है दैट इज 2.6 एंगस्ट्रॉम। सो मैंने आपको फॉर्मूला बताया दैट इज एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय डायामीटर। सो लेंथ आप चेंज कर लें, आप लेंथ को 1.6, इसको आप पिकोमीटर में चेंज कर लें। सो आप जब चेंज करेंगे लेंथ को पिकोमीटर में तो आपके पास क्या आएगा 1.6 × 10⁻10 पिकोमीटर। सिमिलरली आप डायमीटर को भी चेंज कर लें एंगस्ट्रॉम से पिकोमीटर में तो कितना आएगा आपके पास दैट इज 260 पिकोमीटर। सो अब सिंपली आप क्या करें, इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी दैट इज 6.154 × 10⁻7। सो इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे इन दिस गिवन लेंथ। इसका मतलब एक्चुअली में हमें मान लीजिए आप हमें लेंथ गिवन है और डायमीटर जो है वो एटम का वो कंटेन कितना है गिवन है। सो कितने नंबर ऑफ एटम्स इस लेंथ में आएंगे आपको वो पूछा है। सो कितने आएंगे 6.154 × 10⁻7। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, a certain particle carry 2.5 × 10⁻16 कूलम चार्ज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। सो देखिए इस क्वेश्चन को करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। सो हमें चार्ज कितना गिवन है दैट इज Q इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻16 कूलम,
हमें पता है जो चार्ज का फॉर्मूला होता है वो Q इज इक्वल टू एन ई, यहाँ पर प्लस माइनस होता है। हमें अकॉर्डिंग टू प्लस माइनस जो है वो हमें अकॉर्डिंग टू लगाना पड़ता है चार्ज। यहाँ पर चार्ज प्लस है तो हम यहाँ पर ई की वैल्यू प्लस में लेंगे। सो ई की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ई की वैल्यू लेंगे हम पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास चार्ज कितना है, पॉजिटिव। अगर हमारे पास चार्ज गिवन होता नेगेटिव में तो हम ई की वैल्यू लेते नेगेटिव। सो यहाँ से हम एन की वैल्यू शिफ्ट करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज Q अपॉन ई। क्यू हमें कितना गिवन है, 2.5 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी 1560। सो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इन द गिवन चार्ज। सो दिस इज द आंसर। 40. In Rutherford experiment, generally a thin foil of heavy atom like gold, platinum, etc. has been used to be the bombardment by the electron particle. If a thin foil of light atom like aluminium is used, what is difference would be observed from the result? So इस एक्सपेरिमेंट में जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा तो उसने क्या लिया, गोल्ड लिया था, यूज़ करा था फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। सो जब उसने गोल्ड लिया और अल्फ़ा पार्टिकल को उसमें से पास करवाया तो क्या हुआ, जो रेस थी जो अल्फ़ा पार्टिकल से निकली वो डिफ्लेक्ट हुई टू द सम एंगल। सिमिलरली जब यहाँ से डिफ्लेक्ट हुई तो कुछ रिट्रेस भी कर गई अपना पाथ, यानी 180 डिग्री पर रिट्रेस कर गई, और कुछ स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई और कुछ लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई। लेकिन जब आप यहाँ पर ये गोल्ड है, अब यहाँ पर आप एल्युमिनियम यूज़ करेंगे तो एल्युमिनियम के केस में क्या होगा, जब अल्फ़ा पार्टिकल की रेस इसके साथ टकराएंगी तो यहाँ से जो डिफ्लेक्शन होगी वो बिल्कुल क्वाइट लो होगी, यानी जो यहाँ पर थीटा बनेगा वो लेस होगा एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। यहाँ पर डिफ्लेक्शन बहुत ही मिनिमम होगी और रिट्रेस कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं होगा, अल्फ़ा पार्टिकल का कोई भी ऐसी रेज नहीं होंगी जो वापस अपना पाथ रिट्रेस कर सकें। सो इसमें यही डिफरेंस है कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी इन केस ऑफ गोल्ड, एंड इन केस ऑफ एल्युमिनियम डिफ्लेक्शन जो होगी वो बहुत ही मिनिमम होगी। सो आप इसे अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख लें, एंड दिस इज़ द आंसर। नो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। थैंक यू।